हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टूल। कैसे हैं आप? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में एफ ब्लॉक का हम बात करेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। ये आपने कहीं ना कहीं, अगर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करोगे, इसके ऊपर कहीं ना कहीं छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये हमें समझना। अगर आप जनरली पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हो और अगर आपने पीरियोडिक टेबल में अपने ट्रेंड्स के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमने नॉर्मली पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। अब डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का कारण क्या होता है? जैसे अगर आपने आपसे कहूँ सोडियम से लेके अगर आप पोटेशियम पे चले जाते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। तो रीजन है क्योंकि अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 2,8,1 होता है, और वहीं अगर आप पोटेशियम का देखो तो 2,8,8,1 होता है। एक नया एक्स्ट्रा शेल यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। यही रीजन होता है कि आप ऊपर से आप स्टार्ट कर दो हाइड्रोजन से लेके आप यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक चले जाओ, आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली साइज इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। ये जो ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट ऑफ साइज है ये एस ब्लॉक में तो काफी प्रोमिनेंट है। आप एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखोगे आपको ये बहुत, जो रूल हमने पढ़ा है यहाँ पे काफी हद तक लागू होता है। पर जब आप पी ब्लॉक पे चले जाते हो तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस आने शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने बोरोन की फैमिली में देखा होगा कि पहले एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, फिर थोड़ा सा डिक्रीज होता है, फिर ऊपर से दोबारा वो इंक्रीज होने लग जाता है। तो जो एक्सेप्शनल केसेस आते हैं ये एस ब्लॉक में तो बिल्कुल नहीं होते। एस ब्लॉक में जो हमने ट्रेंड पढ़ा है वो एकदम परफेक्ट 100% राइट ओबे होता है। पर पी ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शंस आने शुरू हो जाते हैं। नाउ ये जो एक्सेप्शंस आते हैं ये यूजुअली एक्सेप्शंस कहाँ से आते हैं कि सडनली साइज इंक्रीज होता अचानक से साइज डिक्रीज क्यों हो जाता है? इसके पीछे का एक सबसे कॉमन रीजन मैं बता सकता हूँ जिसको कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। आई होप आप लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में इससे पहले कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा, स्पेशली पीरियोडिक टेबल में तो पढ़ा होगा। अब अगर आप एफ ब्लॉक तक आ गए हो तो पीरियोडिक टेबल तो पढ़ के ही आए होगे, तभी तो एफ ब्लॉक आप देख रहे हो। तो शील्डिंग इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। तो एस ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, फॉलोड बाय पी ऑर्बिटल ग्रेटर देन डी ऑर्बिटल ग्रेटर देन एफ ऑर्बिटल। सी बेसिकली होता क्या है, अगर मैं एक सोडियम एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का और एक एग्जांपल लेता हूँ मैग्नीशियम का, हम सबको पता है एटॉमिक साइज जो होता है सोडियम से मैग्नीशियम जाओगे थोड़ा सा एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। रीजन क्या है? यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p6 होता है और 3s1 होता है। इसमें भी 3 शेल हैं, ये सेकेंड शेल और ये फर्स्ट शेल और ये थर्ड शेल। ठीक है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम में जाओगे तो भी 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 हो जाता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है सोडियम में और मैग्नीशियम में, नंबर ऑफ शेल सेम है। अगर आप नॉर्मल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2,8,1 हो जाती है और यहाँ पे 2,8,2 हो जाती है। अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, देखो 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो देखो हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि हमारे पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर आप मैग्नीशियम का देखो तो मैग्नीशियम में भी 2,8,2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपका लास्ट शेल होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया होता है, उससे पहले के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, यानी जो न्यूक्लियस हुआ होगा उससे उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसमें भी अगर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे तो सबसे ज्यादा करेंगे, पी के होंगे तो थोड़े कम करेंगे, डी के होंगे तो बहुत कम करेंगे और एफ के तो ना के बराबर करते हैं। अब सोडियम और मैग्नीशियम में फर्क क्या हो गया है? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को ये अंदर के ऑलमोस्ट जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटेक्ट करने चाहिए, और मैग्नीशियम में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको अंदर के इलेक्ट्रॉन तो प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, पर ये एक दूसरे को भी प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जो सिमिलर शेल में प्रेजेंट या सिमिलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को उतना इफेक्टिवली प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। इसी वजह से जो Z इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम जिसको कहते हैं, वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चले जाते हैं इस पर्टिकुलर शेल में, जैसे जैसे थर्ड शेल में और इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जाएंगे। आपने बात कर दी सोडियम की, अब मैग्नीशियम की बात करोगे, यहाँ पर बोरोन के बाद एल्यूमिनियम की बात करोगे, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट चलने लगते हो नंबर ऑफ शेल उतने ही होते हैं और उस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। इस वजह से Z इफेक्टिव बढ़ता चला जाता है और लेफ्ट से राइट जाने पर आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। ये बेसिक नॉलेज हम लोगों ने, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। अब ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है जब आप बात करते हो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, ये जो पूरा सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे लेंथेनाइड्स प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ से फिर से डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं, मतलब 14 के 14 एलिमेंट इस एक जगह पे प्रेजेंट है। हम उनको बाहर निकालते हैं और फिर उनको एलोंगेट करके यहाँ पे अलग कर देते हैं। मतलब सोचिए आपके पास यहाँ का जो एक एलिमेंट हुआ होगा
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, बेरियम। और बेरियम के बीच में और यहाँ का जो एक एलिमेंट हुआ होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट हुआ होगा ला हफ्ता हाफनियम, बेरियम और हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स आए हुए हैं। और हम सबको पता है बेरियम से हाफनियम पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर साइज डिक्रीज होना चाहिए, पर बेरियम से हाफ, देखो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो साइज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी आप देखो तो साइज डिक्रीज हो रहा है, पर बेरियम से हाफनियम के बीच में एक एक्सेप्शनल चीजें आ रही हैं बीच में, यहाँ 14 एलिमेंट आए हुए हैं। सोचो बेरियम से हाफनियम के बीच में बहुत ट्रमेंडस चेंज आ रहा है क्या? नहीं, एकदम ट्रमेंडस चेंज तो नहीं आया है। सडनली बेरियम से हाफनियम जाते समय हाफनियम बहुत छोटा हो गया है क्या? नहीं हुआ है। मतलब जितना साइज बेरियम का है और जितना ये बेरियम यहाँ पे प्रेजेंट है और जितना साइज यहाँ पर हाफनियम का है, उसके बीच में ही 14 एलिमेंट्स आए हुए हैं। तो वो जो 14 एलिमेंट हुए होंगे उन, आपको नहीं लगता कि उनका साइज धीरे 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 डिक्रीज हुआ होगा कि सडनली डिक्रीज? देखो अगर आप इस एलिमेंट को कंपेयर करो और अगर आप इस एलिमेंट को कंपेयर करो, हमें साइज में अच्छा खासा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप इस एलिमेंट को कंपेयर करो, अगर आप इस एलिमेंट को कंपेयर करो, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14th एलिमेंट है। इस 14 एलिमेंट का और इस एलिमेंट के साइज में हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी देखो बेरियम और हाफनियम के बीच में, जबकि ये यहाँ से अगर यहाँ गया, इसके बीच में भी यहाँ पर 14 एलिमेंट्स हैं, लेकिन साइज में उतना फर्क आया है क्या? इसका मतलब जो 14 एलिमेंट यहाँ बीच में आए हुए हैं वो एकदम अचानक से छोटे नहीं हो जाते हैं, वो धीरे 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 छोटे, और इस हिसाब से छोटे होते हैं कि बेरियम के साइज और हाफनियम के साइज में आपको बहुत अब्रप्ट चेंज नहीं दिखाई देता है, बहुत सडन चेंज नहीं दिखाई देता है, वो ग्रेजुअल डिक्रीमेंट हुआ होगा। इसी ग्रेजुअल डिक्रीमेंट को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जहां पर आपके जो 14 एलिमेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, 14 लेंथेनाइड्स के एलिमेंट हैं, वो धीरे 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 और इतना माइन्यूट, इतना बारीक उनमें चेंजेस आता है कि बेरियम से हाफनियम जाते समय आपको अचानक से ऐसा नहीं बदलेगा, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वो वाला काम नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप वहीं पे स्कैंडियम को देखो और यहाँ के इस एलिमेंट को देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के बीच में, स्कैंडियम और ब्रोमीन के बीच में भी 14 एलिमेंट का फर्क है, लेकिन ट्रमेंडस डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है साइज में। लेकिन बेरियम और हाफनियम के बीच में भी 14 एलिमेंट्स का फर्क है, 14 का 15 एलिमेंट्स मैं कह सकता हूँ, 15 एलिमेंट्स का, लेंथेनम को भी अगर आप ऐड कर लो तो, लेकिन ट्रमेंडस डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। इसी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों आता है, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से आता है? इसका सिंपल सा कारण ये होता है कि हमारे लेंथेनाइड्स में हम f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरते रहते हैं, और f ऑर्बिटल जो होती है वो उतनी अच्छी शील्डिंग नहीं करती जितनी s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल करती है। अगर f ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन भी अगर ऐड होता है तो एलिमेंट बदल जाता है। आई होप आपको ये समझता है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब न्यू एलिमेंट, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब न्यू एलिमेंट। तो हर एलिमेंट को आप अगर कंपेयर करो 14 एलिमेंट्स को, तो एक 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 इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला गया, लेकिन वो एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ता चला गया? वो f ऑर्बिटल में बढ़ता चला गया। इस वजह से f ऑर्बिटल प्रोटेक्ट नहीं करती है उतने अच्छे से, क्योंकि हमने देखा है उसका शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या पेनिट्रेटिंग इफेक्ट सबसे कम होता है। तो आपका f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, एटॉमिक साइज धीरे 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 डिक्रीज होता जाता है। इस सिक्वेंशियल डिक्रीमेंट को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, आप इनको बाद में पीडीएफ में आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, केमिस्ट्री एंड का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएगी। अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो आपको ऐप में तो मिलेगा ही मिलेगा ये सारा वीडियो। सी कोवेलेंट आयनिक रेडियस जो होता है नॉर्मली, अगर आप नॉर्मली देखो तो ये क्या होता है? इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, हम लोगों ने पता है, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा शेल, राइट। रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाओगे तो डिक्रीज होता है। रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द सेम शेल, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो ऐड किया है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने की जगह, तो न्यूक्लियस पावरफुल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन आया है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एक प्रोटॉन भी ऐड होता है। आई होप आपको ये पता होगा। पर अब इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं तो प्रोटॉन तो फिर क्या करेगा? वो पकड़ लेगा, उनका उसका पावर बढ़ जाता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। द प्रोग्रेसिव डिक्रीमेंट इन द रेडियस ऑफ एटम ऑफ लेंथेनाइड, जितने भी आपके लेंथेनाइड होते हैं स्टार्ट करते हैं लेंथेनम के साथ और खत्म करते हैं लुटेशियम पे, प्रोग्रेसिव डिक्रीमेंट होता है, अब्रप्ट डिक्रीमेंट नहीं होता। मैंने इसका लॉजिक समझाया कि अगर आप बेरियम से लेके हाफनियम पे जाते हो, बीच में 15 एलिमेंट्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग लेंथेनम, क्योंकि लेंथेनॉइड जो होते हैं सीरियम से स्टार्ट होते हैं। सीरियम से हमारा जो ये आपने पढ़ा होगा, सीरियम से हम स्टार्ट करते हैं। लेंथेनम जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। तो 15 एलिमेंट जो यहाँ पर बीच में प्रेजेंट हैं
उनका प्रोग्रेसिव डिक्रीमेंट होगा, ना कि अब्रप्ट डिक्रीमेंट होगा। इस प्रोग्रेसिव डिक्रीमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियाई को विद एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है हम उसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है इन लेंथेनॉइड। अच्छा, एक और बात बताऊं क्या, बहुत अब अगर आप देखो स्कैंडियम को और अगर आप देखो ब्रोमीन को, एक तो अचानक से साइज में डिक्रीमेंट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, तो प्रॉपर्टीज बड़ी डिफरेंट होती हैं। स्कैंडियम को आप अच्छे से सेग्रीगेट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ब्रोमीन को आप अलग से सेपरेट कर सकते हो, ब्रोमीन गैस हो, ब्रोमीन लिक्विड दिखाई देता है, स्कैंडियम एक मेटल होता है। लेकिन बेरियम से हाफनियम जाते समय जो बीच में 14 एलिमेंट आए हुए हैं उनमें बहुत अचानक से चेंज नहीं आया, बड़ा धीरे धीरे, मतलब आपको पता है वही बिस्लरी ब्रिस्लेरी, आपने ये एडवर्टाइजमेंट मीम्स देखा होगा, वो बताते ना बिस्लरी का ही अलग अलग भाई दुनिया भर के निकलते होते हैं, एक ब्रिस्लरी होती है, एक बिस्लरी होती है, बिस्लेरी होती है। तो सेम यहाँ पर आप देखोगे सीरियम, प्रोमीथियम, नियोडीमियम, इनके बीच में कोई बहुत हैवी चेंज नहीं दिखाई देगा आपको, पर प्रोग्रेसिव चेंज जरूर दिखाई देगा। अगर आप लेंथेनम से ल्यूटेशियम पे चले जाओगे आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया साइज में चेंज आ गया है। ये अगर मैं समैरियम को ले लूं तो ऐसा लगेगा जैसे यूरोपियम और ये नियोडीमियम ऑलमोस्ट समैरियम जैसे दिखते हैं। वहीं अगर मैं टर्बियम को ले लूं तो मुझे ऐसा लिखेगा, गडोलिनियम ले लो और डायस्प्रोसियम ले लो, वो एक जैसे दिख रहे हैं। मतलब इनमें कोई भी एक एलिमेंट को पकड़ोगे और एडजेसेंट एलिमेंट्स देखोगे तो वो एक जैसे दिखेंगे, ऐसा लगेगा यार भाई बहनी तो है, जुड़वाई तो है ये। इसीलिए इनका फिजिकल सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। आप लोगों को मैंने एक वीडियो बना के बताया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से पहले सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कैसे हम आयन एक्सचेंज से कर सकते हैं, वैलेंसी एक्सचेंज से कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन से कर सकते हैं। इनका नॉर्मल सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये एलिमेंट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के जैसी होती हैं। कोई भी आप एलिमेंट ले लो उसके वो एडजेसेंट एटम्स उसके जैसे दिखाई देंगे। आप अगर समैरियम को सोचते हो मैं सेग्रीगेट करने की कोशिश करूंगा तो यूरोपियम और यहाँ पे नियोडीमियम सेम उसके जैसा दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है कि हम इनको सेग्रीगेट नहीं कर पाते। तो शील्डिंग ऑफ वन एफ इलेक्ट्रॉन बाय अनदर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज क्वाइट वीक। एफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक दूसरे को उतने अच्छे से इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसका एक कारण ये भी होता है कि जो आपका एफ ऑर्बिटल होता है वो काफी डिफ्यूज्ड होता है। क्यों एफ ऑर्बिटल नहीं कर पाता है, हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा। हेंस विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर यहाँ पर बढ़ता जाता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ना मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा ना, प्रोटॉन का बढ़ना मतलब न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव एक्सपीरियंस बाय 4f इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यही रीजन है, याद रखना, इनमें आप जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हो वो 4f ऑर्बिटल में ऐड कर रहे हो, और जो इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करता है, उल्टा वो रिपेल करके दूर हो जाता है और न्यूक्लियस पावरफुल हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाते हैं। अच्छा, अगर वो f इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, न्यूक्लियस से बचाते, तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे। यहाँ उल्टा होता है। दिस इंक्रीज इन Z इफेक्टिव कॉसेस अ श्रिंकेज इन द रेडियाई ऑफ एटम। आपका जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ता है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। दिस एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकेज, अच्छा धीरे धीरे जो सक्सेसिव श्रिंकेज होता है वो जो जोड़ के अगर आप देखोगे उसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सी आप अगर देखो यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में, ये मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, लेंथेनम से स्टार्ट करते हैं, सीरियम से लेके अगर आप जाओगे तो बहुत अब्रप्ट, ऐसा एकदम अचानक से चेंज नहीं आया है ग्राफ में, बड़ा धीरे धीरे बड़ा स्मूथ चेंज आया है। यहाँ से सीरियम से प्रोमीथियम, नियोडीमियम, यहाँ से ले समैरियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, हॉल्मियम, स्मूथ चेंज आया है। आप कोई भी एक एलिमेंट को उठा लो, उससे अगला और उसका पिछला जो नेबर होगा वो ऐसे लगेगा जैसे हूबहू उसके जैसा। आई होप समझा। अब आपको लोगों को ये भी पता होगा कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो उसे किसे कहते हैं। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के आप लोगों के लिए रखा हुआ है। ये शील्डिंग इफेक्ट, जैसे जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अंदर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पावर से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, शील्ड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है और न्यूक्लियस की जो ताकत होती है, अगर जितना इलेक्ट्रिक चार्ज s ऑर्बिटल में होगा, स्फेरिकल होगा, उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। p ऑर्बिटल सिर्फ प्रिंसिपल एक्सेस पे होता है इसलिए थोड़ा कम करता है। d ऑर्बिटल काफी डिफ्यूज्ड होता है, वो उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। f ऑर्बिटल तो पूछो ही मत। तो s ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, ऐसा लगता है जैसे उसने एक स्फीयर बना रखा हुआ है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो अगर मेरा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अगर स्फीयर बन जाता है तो ऑब्वियसली बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो s ऑर्बिटल का सबसे मैक्सिमम होता है। अब अगर कल को कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन है इनइफेक्टिवनेस ऑफ f ऑर्बिटल्स। जो f ऑर्बिटल है वो इनइफेक्टिव होता है शील्ड करने के लिए, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुए चले जाते हैं वो एक दूसरे को शील्ड नहीं कर पाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है।
अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब उन इलेक्ट्रॉन पे पड़ने वाला जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे में, भाई अगर हम ही आपस में लड़ते रहेंगे तो बाहर वाले तो उसका फायदा उठाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे को रिपेल करते होंगे तो न्यूक्लियस उसका फायदा उठाता है और अंदर की तरफ खींच लेता है। अब अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस की बात करो, इस स्लो ग्रेजुअल चेंज से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कॉन्सिक्वेंसेस हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। सबसे पहला क्या होता है, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेशियम। भाई सीधी सी बात है, लेंथेनम से अगर मैं ल्यूटेशियम पे जाऊंगा साइज धीरे धीरे डिक्रीज होता है। साइज का कम होना मतलब मेल्टिंग पॉइंट का बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, क्योंकि उनके साइज में डिक्रीमेंट आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिंस द change in size is gradual, lanthanide ions are similar in chemical properties to their neighboring ion। मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ पर अगर मैं बात करूँ और अगर मैं यहाँ यूरोपियम की बात करूँ तो गडोलिनियम का केमिकल प्रॉपर्टीज और समेरियम का केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसा लगेगा जैसे एक जैसा है, इसलिए उनका सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेंथेनम +3 इज लीस्ट हाइड्रेटेड, ल्यूटेशियम +3 इज मोस्ट हाइड्रेटेड। इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लास्ट लेक्चर्स में, मैंने पढ़ाया हुआ है। जिसका साइज बड़ा होता है, जिसका साइज ये लेंथेनम है +3, उसको पानी कम हाइड्रेट करता है, पानी कम हाइड्रेट करता है। पर जिसका साइज छोटा होता है ल्यूटेशियम, क्योंकि लेंथेनम से ल्यूटेशियम आपको एक एप्रिशिएबल चेंज दिखाई देगा, वहां पर वाटर जो होगा वो बहुत ज़्यादा वहां पर उसको आके हाइड्रेट करेगा। इस प्रॉपर्टी का यूज जो हम करते थे वो आयन एक्सचेंज में करते थे। इफ़ यू रिमेंबर, हमारा आयन एक्सचेंज का प्रिंसिपल ही यही कह रहा था कि जो लीस्ट हाइड्रेटेड होता है, जो सबसे बड़ा आयन होता है वो ऊपर रह जाता है लीस्ट हाइड्रेटेड, और जो सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है वो धीरे 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 नीचे निकल के चला आता है। आयन एक्सचेंज मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ये सबसे लास्ट में आएगा लेंथेनम, और सबसे पहले रिमूव ये फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट हाइड्रेटेड है, ये पानी में रहेगा और फटाफट वहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसका मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको सिखाया हो, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है, या मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कॉन्सिक्वेंसेस है इसका। दूसरा है, तीसरा कॉन्सिक्वेंस चौथा है, ल्यूटेशियम +3 बीइंग स्मॉलेस्ट फॉर्म स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स। देखो हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ी है, जो सबसे छोटा आयन होगा और हाईली चार्ज होगा, साइज स्मॉल होकर हेवीली चार्ज होगा, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनाता है। और बात सिर्फ कॉम्प्लेक्स की नहीं होती है, बात यहाँ पर आ जाती है बेसिसिटी ऑर्डर की भी। अगर आप लेंथेनम +3 से ल्यूटेशियम +3 पे जाते हो, सिंस इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसका साइज बहुत बड़ा होता है, लेंथेनम हाइड्रो ऑक्साइड जो बना होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ल्यूटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड जो बना होगा वो वीक बेस होगा। इसको भी मैंने लास्ट लेक्चर्स में सिखाया हुआ है। लेंथेनम हाइड्रो ऑक्साइड बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है यहाँ से लेके ल्यूटेशियम तक, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये एक वीक बेस होता है। और इस प्रिंसिपल का यूज हम कहाँ करते थे, इस प्रिंसिपल का यूज हमने, अगर आपने पढ़ा होगा, हम प्रेसिपिटेशन करने में करते थे, क्योंकि इसकी सल्यूबिलिटी, ये वीक बेस है, डिसोसिएट नहीं होगा जल्दी से, तो इजीली सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्गर बेस है तो जल्दी डिसोसिएट होगा, तो सोल्यूशन में बना रहेगा, इसका सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा हाई होगा। ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, द सेपरेशन इज डिफिकल्ट। अब लेंथेनाइड्स ऑफ थर्ड एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ, यहाँ देखिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो ये आपके थर्ड एलिमेंट है। आप यहाँ से यहाँ अगर आप जाते हो, ऊपर से नीचे जाते हो, यहाँ से यहाँ जाते ही अचानक साइज बढ़ता है, देयर इज एन इंक्रीमेंट इन साइज बिकॉज न्यू शेल इज एडेड। बट जब यहाँ से यहाँ जाते हो तो साइज उतना नहीं बढ़ता। ये जो साइज है ऐसा लगता है जैसे ऑलमोस्ट सेम है और ये छोटे साइज के होते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब आप बेरियम से चलना स्टार्ट करे थे और जब आप यहाँ पर पहुंचे हो तो देयर वाज अ ग्रेजुअल चेंज। तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, जो थर्ड सीरीज के लोग हैं और जो फोर्थ सीरीज के लोग हैं, इनमें काफी फर्क दिखाई देगा। देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस, यू कैन सी द डिफरेंस इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज एंड 4D सीरीज। लेकिन जो 5D सीरीज होगी, इसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और जो 4D और 5D सीरीज होती है, यानी सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है, उसमें उतना फर्क दिखाई नहीं देता। रेदर मैं आपसे ये कहूंगा कि यहाँ के जो लोग होते हैं इनको हम एक तरीके से केमिकल ट्विंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो एक एलिमेंट आया होगा और यहाँ पर जो एक एलिमेंट आया होगा, ऐसा लगेगा जैसे उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं, उन दोनों का जो साइज है ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बीच में जो 14 एलिमेंट आए हुए हैं, एक्चुअली अगर आप देखो, अगर आप ऑनेस्टली देखो, इस एलिमेंट को ले लो और इस एलिमेंट का साइज बड़ा होना चाहिए था, इस एलिमेंट का साइज बड़ा और इसका साइज देखो छोटा होना चाहिए था। दिस वाज द ओरिजिनल ग्रेजुअल, दिस वाज द ओरिजिनल ट्रेंड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 14 एलिमेंट जो आए हैं वो धीरे धीरे कम होते गए। अब अगर वो धीरे धीरे कम होते गए तो उनके बाद वाला जो एलिमेंट होगा वो भी थोड़ा सा, उस पर भी इफेक्ट तो पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 4f ऑर्बिटल आई हुई है,
भैया अब तक 4f ऑर्बिटल नहीं थी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आपको पता है सडनली सिक्स्थ पीरियड से 4f ऑर्बिटल आ जाती है। अगर सिक्स्थ पीरियड से 4f ऑर्बिटल आ जाती है तो इन एलिमेंट का साइज बढ़ने की बजाय इनका साइज थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जो 4D सीरीज और 5D सीरीज में फर्क दिखाई देना चाहिए था वो फर्क भी ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। तो ये जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एलिमेंट्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज आर कंसिडरेबली स्मॉलर देन वुड बी अदरवाइज बी एक्सपेक्टेड। जो आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होते हैं उनका साइज जितना होना चाहिए था उससे कम होता है। क्यों? बिकॉज उनसे पहले 14 एलिमेंट आते हैं जिन्होंने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाया हुआ होता है। 10 पेयर ऑफ एलिमेंट सच एज जिरकोनियम, हाफनियम, मैंने यहाँ दिखाया हुआ, देखो ये जिरकोनियम और हाफनियम ले लो, ये नियोबियम और टेंटलम ले लो, ये मोलिब्डेनम और टंगस्टन ले लो। ये इन 14 एलिमेंट्स का जो ग्रेजुअल डिक्रीमेंट हुआ है साइज का, बेरियम का साइज और हाफनियम के साइज में उतना फर्क नहीं आया, और जिरकोनियम के साइज के बाद हाफनियम का साइज बढ़ना चाहिए था जो नहीं बढ़ा। अगर इसका साइज इतना था, इसका साइज इतना था, तो इसका साइज इतना होना चाहिए था। बेरियम का साइज अगर इतना बड़ा है तो साइज डिक्रीमेंट होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में प्रेजेंट 14 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और यहाँ पर 4f ऑर्बिटल आने की वजह से यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन ये जो साइज है वो उतना नहीं होता जितना होना चाहिए था। इसलिए जिरकोनियम और हाफनियम ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। नियोबियम और टेंटलम, नियोबी याद है, हमने मनी हेस्ट में पढ़ा था, अब मुझे सडनली याद आया, पता नहीं किसी ने देखा होगा तो उनको याद आएगा। मोलिब्डेनम और टंगस्टन और तो क्या ये आगे तक कंटिन्यू होता है क्या? नहीं, ऑलमोस्ट 4 एलिमेंट तक ये जो केमिकल ट्विंस वाला बात आता है, ट्विंस केमिकल ट्विंस का मतलब मैं कहूँगा इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, जिरकोनियम हाफनियम की, नियोबियम टेंटलम की, मोलिब्डेनम और टंगस्टन की, क्योंकि उनका साइज सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट उनकी सिमिलर होती हैं, इसलिए हम उनको केमिकल ट्विंस भी कहते हैं। द सेकेंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट रिसेंबल ईच अदर देन फर्स्ट एंड सेकेंड रो। जितना फर्स्ट रो के लोग और सेकेंड रो के लोग एक दूसरे को रिसेंबल नहीं करते, उससे ज्यादा सेकेंड और थर्ड रो के लोग एक दूसरे को रिसेंबल करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। प्रॉपर नोट्स मैंने बना के आपको दे दिए हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। इन नोट्स का यूज आप कर सकते हो CSIR, नेट, गेट, टिफर के लिए। जितना भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये काफी लिमिटेड कंटेंट है। देखिए आप पढ़ने के लिए ब्लॉक्स में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, ब्लॉक्स बहुत बड़ा है, केमिकल रिएक्शंस पढ़ सकते हो, कौन किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, बट हमें कहीं पर जाके फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, कहीं कॉमा लगानी पड़ती है कि कितना ही पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। अगर आप जेडी ली की बुक रेफर करते हो, पूरी शर्मा कालिया रेफर करते हो या कोई और इनऑर्गेनिक की बुक रेफर करोगे, आपको दुनिया भर का कंटेंट मिलेगा, पर सब कुछ नहीं पढ़ना होता, क्योंकि सब कुछ पढ़ने जाओगे आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है BSc MSc के टाइम पे। आपको जितना रिक्वायरमेंट आप उतना पढ़िए, बाद में आप जब PhD करने जाओगे, रिसर्च करोगे, तब अपने पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपका डोमेन होगा आप उसमें डिटेल में जाके पढ़ाई कीजिएगा। तो यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया है इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हमें एक और चीज पढ़नी है, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ना है, हायर ऑर्डर ज्योमेट्रीज के बारे में पढ़ना है जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा, और शिफ्ट्स रिएजेंट के बारे में पढ़ना है। तो सिर्फ एक लास्ट वीडियो और बचा हुआ है जिसके बाद लेंथेनाइड्स आपके खत्म हो जाता है। F ब्लॉक में मैक्सिमम क्वेश्चन लेंथेनाइड से ही आते हैं, एक्टेनाइड से उतने क्वेश्चंस नहीं आते जितने लेंथेनाइड से आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेंथेनाइड्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, वो BSc का हो या MSc का हो या MSc के बाद का हो, मैक्सिमम क्वेश्चन लेंथेनाइड से आते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से आते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से आते हैं, और उसके बाद जो आपने सेपरेशन पढ़ा हुआ है, ये जो सेपरेशन पढ़ा है, आयन एक्सचेंज वगैरह वगैरह जो हमने पढ़ा है, और ये एक मेटल इलेक्ट्राइड, मैंने हर जगह आपको बताया है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो फॉर लेंथेनाइड्स, जहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, हायर ऑर्डर ज्योमेट्रीज के बारे में जो कि लेंथेनाइड्स दिखाते हैं, एंड एज वेल एज शिफ्ट रिएजेंट के बारे में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।